हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रोज की भांति अभ्यास सीरीज में आज हम लोग मेंस के दो टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, दो क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ ओशन करेंट्स हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल हीट बैलेंस। ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ओशन करेंट्स एंड हैबिटेबिलिटी ऑफ द कोस्टल एरियाज। यानी कि इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस तरीके से जो ओशन करेंट्स हैं वो ग्लोबल हीट बैलेंस को बनाती हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो ओशन करेंट्स हैं और कोस्टल एरियाज की हैबिटेबिलिटी है उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इस प्रश्न को दो पार्ट्स में देख सकते हैं। सबसे पहले किस तरीके से ओशन करेंट्स हीट बैलेंस को बनाएंगे, फिर जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर जो जीवन है, जो हैबिटेबिलिटी है, वो कैसे वो इफेक्ट करती है या उनसे उनका क्या रिलेशन होता है। तो इस प्रश्न को दो पार्ट्स में हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। आप प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए, अब हम पहले पार्ट का आंसर सबसे पहले करेंगे। जो ओशन करेंट्स हैं वो बेसिकली हीटिंग ऑफ प्लैनेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो लैंड एरिया और एटमॉस्फेयर, देखिए जो सनलाइट्स आ रही है, ठीक है, वो आपकी पूरी पृथ्वी पर आ रही है, लैंड मास पर भी आ रही है और ओशन पर भी आ रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द एरिया सी का है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, लैंड मास कंपैरेटिवली लो भी है, कम भी है, और सी का एरिया ज़्यादा भी है। तो जो हीट का एब्जॉर्प्शन है सन से आने वाली, वो ज़्यादा मात्रा में ओशन करेंगे। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ करेंगे? सबसे ज़्यादा ये करेंगे ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि सन की रेज सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, अब ओशन जो है इस तरीके से एक हीट का कलेक्शन कर रहा है, मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है जो सन से आ रही है। ठीक है, सोलर रेडिएशन जो भी आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो ओशन के साथ साथ जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी, जब आप हीट बजट पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारा जो सोलर एनर्जी आ रही है उसको वापस जाने से रोकता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो वो एक प्रिजर्वेशन का काम करता है कि अर्थ से हीट रिफ्लेक्ट होकर के वापस पूरी की पूरी नहीं जाती है। तो एक तरीके से वो रोकता है उस सनलाइट की, सन से आने वाली एनर्जी को वापस जाने के लिए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी इसमें एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ओशन करेंट्स क्या है? ओशन करेंट्स एक तरीके का सर्कुलर वाटर फ्लो है, वाटर मूवमेंट है। ठीक है, जो कि बेसिकली सरफेस विंड से बनता है, और इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, सैलिनिटी ग्रेडियंट है, अर्थ का रोटेशन है, टाइड्स है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ सन एंड मून है। इन सब के कारण जो ओशन करेंट्स है वो मूव करती हैं। ठीक है, जो करेंट्स का नेचर है, जो बेसिक करेंट्स का नेचर है वो ये है कि अगर आप देखें तो नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इस ऊपर की साइड में, नदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज यूज कर रही हैं या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती हैं। ठीक है, और ये जो ओशन करेंट्स हैं, ठीक है, अब ये कर क्या रही हैं? अगर देखिए, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से मान लीजिए सबसे ज़्यादा आपको हीट मिल रही है। ठीक है, और पोल्स पर यानी कि अपर लेयर पे बहुत ज़्यादा हीट का नहीं मिल रहा है। तो ये जो ओशन करेंट्स हैं इनके माध्यम से क्या हो रहा है, ये वार्म वाटर को ऊपर भेज रही हैं और जो अपर एरिया है वहाँ से कोल्ड वाटर नीचे आ रहा है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आप सब जगह पर इस तरीके का रोटेशन देख रहे हैं, नीचे कोल्ड वाटर आ रहा है और ऊपर हॉट वाटर जा रहा है। ठीक है, ये ओशन करेंट के माध्यम से हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्लियरली। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हीट बैलेंस कर रहे हैं। जहां पर बहुत कोल्ड वाटर है वो कोल्ड वाटर नीचे आ रहा है और यहां से हॉट वाटर ओशन करंट के माध्यम से ऊपर जा रहा है। तो ये टेम्परेचर बैलेंस कर रहे हैं ओशनिक वाटर का और साथ ही साथ अगल बगल के एरियाज का। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि पोल्स और ट्रॉपिक के बीच में हीट बैलेंस हो गया, तो एक तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट को ये रेगुलेट करेंगे और साथ ही साथ ये क्या करेंगे कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो
जो ट्रॉपिक्स है उस पर ज़्यादा रेडिएशन आ रहा है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वहाँ से और जो पोल्स पे कम हो रही है, तो उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये मैनेज और रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ के सरफेस पर जो अर्थ के सराउंडिंग में ये पूरे टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं जो करेंट्स हैं, ठीक है ना, वो इसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ बाकी सब चीज़ों को भी करेंगे मैनेज, जैसे कि प्रेशर पैटर्न को मैनेज करेंगे। ठीक है, एयर प्रेशर मेंटेन होगा इसके थ्रू, क्योंकि देखिए जहाँ पर कोल्ड वाटर होगा, जहाँ पर कोल्ड करंट होगी, है ना, या कोल्ड ओशन स्ट्रीम होगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक तरीके से फॉग का जनरेशन होगा। ठीक है, और जहाँ पर हॉट वाटर होगा, हॉट वार्म करंट होगी, वहाँ पर फ्रॉस्ट बनेगा, स्मोक बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्मोक है और जो फ्रॉस्ट है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा नीचे की तरफ। तो बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करेगा हॉट और वार्म का। ठीक है, और जहाँ पर वार्म वाटर होगा वहाँ पर इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इवेपोरेट होगा और कोल्ड वाटर फिर उसकी स्पेस या प्लेस लेने को नीचे आएगा। तो इस तरीके से वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दोनों को रेगुलेट करेगी। ठीक है, ठीक है, आप देखिए जो हीट है वो क्या कर रही है कंट्रीज, एक एग्जांपल इसका लिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि आप देखें तो गल्फ स्ट्रीम है या नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ये क्या कर रहे हैं, हीट रेडिएशंस को ऑफ करके वाटर जो है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, जो आपका ऊपर का आप यूरोप का पार्ट देखेंगे मैप में, हम आपको इधर दिखाते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर हॉट करेंट्स भी, हॉट ओशनिक करंट्स बह रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि जो वाटर हेल्प्स टू कीप द कंट्रीज इन नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में ये हीट रेडिएशन को ऑफ करके मैनेज करता है। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, अगर आप देखें इसी के सेम लैटिट्यूड पर जो लेब्राडोर और ग्रीनलैंड है, वहाँ पर उतना अच्छा जीने की कंडीशंस नहीं होती हैं जितना नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में हो रही है। तो इस तरीके से क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हॉट वाटर करंट, हॉट ओशन करंट चल रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल भी हमने इसके साथ आपको पुट ऑन किया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ ओशनिक करंट्स, हाउ दिस ओशन करंट्स अफेक्ट द रीजनल क्लाइमेट। अब आप, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं इसके शॉर्ट पॉइंट्स आपको बता दूंगा। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि जो ओशन करेंट्स है वो क्यों फॉर्म होती हैं, फॉर्मेशन का रीजन क्या है, और दूसरा ये जो रीजनल क्लाइमेट होता है उसके आसपास का, उसको कैसे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ओशन करेंट्स क्या है, एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर का लगातार फ्लो होना है, जिसका एक डिफाइंड डायरेक्शन होता है, और एक तरीके से उनकी स्पीड को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट जो होती हैं वो टेम्परेचर और सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर को रेगुलेट करती हैं, और टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशनिक वाटर इसको भी रेगुलेट करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि क्या कारण है ओशनिक करंट्स के बहने का। ठीक है, सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थ का रोटेशन है। अर्थ का रोटेशन अगर आप देखें तो अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट करती है, और ओशनिक वाटर नियर इक्वेटर मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, जस्ट क्योंकि अर्थ ऐसे मूव कर रही है तो ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और साउथ इक्वेटोरियल करंट है, आप एग्जांपल में इसको मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, अर्थ रोटेशन ऑल्सो डिफ्लेक्ट द वाटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसी को हम कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आप गल्फ स्ट्रीम के तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो है एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ प्लेनेटरी विंड्स हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन है, अब ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप डिटेल कर सकते हैं। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी है, ये सब ओशनिक वाटर को मूवमेंट को एक तरीके से फोर्स देते हैं। तीसरे जो फैक्टर्स हो सकते हैं वो ओशन से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी वेरिएशंस, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो ओशनिक करंट के जनरेशन में हेल्पफुल होती हैं। इसके साथ साथ एक और फैक्टर है जो है ग्रेविटी, जिसके कारण भी वाटर एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट करता है। तो आप इन रीजंस को ले सकते हैं, अर्थ का रोटेशन, एटमॉस्फेयर, ओशन के फैक्टर्स और ग्रेविटी।
अब देखिए कैसे ये अपने जो सराउंडिंग क्लाइमेट है उसको इम्पैक्ट करता है, उस पार्ट का क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो अगर ओशनिक करेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट को वो अफेक्ट करेंगे अपने नियर बाय रीजन में, जैसे कि वेस्ट बाउंड्री करंट जो होते हैं वो सब वार्म करंट्स होते हैं और वाटर फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड करते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। वार्म हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि जो ट्रॉपिक्स हैं वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा सनलाइट हो रही है, ठीक है, और ये ज़्यादातर वेस्ट बाउंड्री में होंगे, इसलिए वहाँ पर क्या करेंगे, ये नियर बाई एरिया के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे हायर लैटिट्यूड में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेन करंट आप देख सकते हैं जो कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट यूरोप के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे वहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि लिवेबिलिटी बढ़िया हो जाती है, अच्छी हो जाती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड एडिक्वेट मॉइस्चर टू द वेस्टर्लीज एंड डस नियर 150 सेंटीमीटर ऑफ प्रेसिपिटेशन इन द कोस्टल रीजन होता है, तो अच्छे प्रेसिपिटेशन भी हो जाती है। इसी तरीके से हम ईस्ट बाउंड्री करंट को देखें तो ईस्ट बाउंड्री करंट नॉर्मली कैसे होते हैं, वो कोल्ड करंट्स होते हैं और ये हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ बहते हैं, जस्ट अपोजिट हो गया उसका, ठीक है। तो ये नियर बाई कोस्ट पर कैसे असर डालेंगे, जैसे आप पेरुवियन करंट और कैनरीज करंट का एग्जाम्पल लें तो ये पाएंगे कि आपको वहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी लाते हैं और इसका असर जो है ये है आपका पेरुवियन करंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपका एटाकामा डेजर्ट के आसपास पड़ेगा और इसी तरीके से अगर आप देखें तो सहारा डेजर्ट के आसपास आपका कैनरीज करंट का असर पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है वो आ जाती है और रीजन जो इस रीजन में जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं जैसे ग्रैंड बैंक ऑफ कनाडा, वो क्या होता है एक बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है और एक तरीके की सस्टेनेबिलिटी और फॉगी कंडीशंस का क्रिएशन करता है। तो ओशनिक करंट्स जो होते हैं वो वास्तव में अपने नियर बाई एरिया में, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया और दूसरे में, दोनों इंटर रिलेटेड ही थे एक तरीके से, कि वहाँ पर जो आसपास का क्लाइमेटिक रीजन होगा उस पर असर इनका ज़रूर पड़ेगा और वो एटमॉस्फेयर पर उस पूरा असर डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आपको मैप के थ्रू इसको करने में आसानी होगी। तो आज के दोनों क्वेश्चंस हो गए, मेरे ख्याल से आपको समझ आए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।